जब भी किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के क्लाइमेट कंट्रोल की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? कुछ बड़ी बड़ी मशीनें, लोहे के पाइप और बहुत सारे तार, राइट? लेकिन सच कहूं तो इस विशाल प्रणाली को सिर्फ एक मशीनरी कहना काफी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि एक कमर्शियल एचवीएसी सिस्टम असल में एक जीवित, सांस लेने वाले मैकेनिकल जीव की तरह कैसे काम करता है। इसके अपने अंग हैं, एक पूरी संचार प्रणाली है और एक बहुत ही सटीक गणितीय डीएनए है जो इसके हर एक कदम को कंट्रोल करता है। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम इस सिस्टम को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, इसका दिल यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। दूसरा, सिस्टम का नर्वस सिस्टम, हमारे चिलर वॉल्स। तीसरा, एनर्जी ट्रांसफर करने वाले हीट एक्सचेंजर्स। और आखिर में वो डीएनए यानी इसके रूल्स और फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जो इस पूरे सिस्टम का धड़कता हुआ दिल हैं। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए एक दिल की जरूरत तो होती ही है। एचवीएसी में ये काम सेंट्रीफ्यूगल पंप करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पानी को इधर से उधर धकेलता नहीं है, बल्कि ये असल में एक एनर्जी कन्वर्टर है। इसके बाहर एक फिक्स्ड कवर होता है जिसे केसिंग और डिफ्यूज़र कहते हैं, और अंदर एक घूमने वाला हिस्सा होता है जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पैदा करता है। अब देखते हैं कि ये अंदर से काम कैसे करता है। ये एकदम सटीक साइंस है। सबसे पहले लिक्विड सक्शन के जरिए पंप में एंट्री लेता है। वहां से ये सीधा पंप के सेंटर में जाता है, जिसे आई यानी आंख कहते हैं। और फिर वहां मौजूद इम्पेलर इस लिक्विड को इतनी जोर से घुमाता है कि वो काइनेटिक एनर्जी एक भयंकर स्पीड में बदल जाती है। एकदम शानदार मैकेनिक्स। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चिलर वॉल्व्स, जो इस सिस्टम का नर्वस सिस्टम है। पंप ने इतनी सारी एनर्जी तो बना दी, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान। और यही एंट्री होती है वॉल्व्स की। ये बिल्कुल हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह सिस्टम के डायनामिक ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। एक एक करके देखें तो आइसोलेशन वॉल्व मेंटेनेंस के टाइम चिलर को सिस्टम से अलग कर देता है। बैलेंसिंग वॉल्व चिलर में फ्लो को सही रखता है ताकि डेल्टा टी मेंटेन रहे। डिफरेंशियल प्रेशर बाईपास वॉल्व ये श्योर करता है कि जब टर्मिनल्स बंद हों तो प्रेशर डेंजर लेवल तक न जाए। और फ्लो स्विच ये एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी गार्ड है। जैसे ही फ्लो रुकता है ये तुरंत चिलर को ट्रिप कर देता है। इन मेन वाल्व्स के अलावा भी कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं जो सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पाइपिंग के सबसे ऊपरी हिस्सों पर लगने वाले एयर वेंट वाल्व्स। इनका काम है सिस्टम में फंसे हवा के बुलबुलों को बाहर निकालना, वरना ये फ्लो को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ सिस्टम के सबसे निचले हिस्सों पर ड्रेन वाल्व्स होते हैं जो गंदगी निकालने और सफाई के काम आते हैं। सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, हीट एक्सचेंजर्स, जहां असल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। दिल और नर्वस सिस्टम के बाद ये हीट एक्सचेंजर्स सिस्टम के फेफड़ों की तरह काम करते हैं। यहीं पर थर्मल एनर्जी की अदला बदली होती है और इसका स्केल काफी विशाल है। यहाँ 8 अलग अलग फिजिकल आर्किटेक्चर हैं, जैसे कॉइल टाइप, शेल एंड ट्यूब, प्लेट, फिंट ट्यूब, स्पाइरल, रीजेनरेटिव, एडियाबेटिक और रन अराउंड। हर एक डिजाइन को हीट ट्रांसफर के एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए बड़ी बारीकी से बनाया गया है। और इन सभी डिजाइन्स का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हीट रिकवरी तक। सच कहूं तो हीट एक्सचेंजर्स के बिना कोई भी मॉडर्न बिल्डिंग या फैक्ट्री अपने तापमान को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। और अब भाग 4, रूल्स और फॉर्मूले, यानी इस पूरे सिस्टम का डीएनए। अभी तक हमने जिन भी पार्ट्स की बात की वो कोई हवा में डिजाइन नहीं होते, उनके पीछे कुछ बहुत ही सख्त नियम काम करते हैं। चलिए इस नंबर 30 से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक हीट लोड फैक्टर है, 30 BTU प्रति घंटे प्रति स्क्वायर फुट। मतलब अगर किसी 500 स्क्वायर फुट के ऑफिस का हीट लोड निकालना है तो बस 500 को 30 से गुणा करना है और हमें 15,000 BTU प्रति घंटे का आंकड़ा मिल जाएगा। और इसी नंबर से सारे उपकरणों को चुनने की शुरुआत होती है। ये सारे नियम एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इस नंबर 400 को ही देख लीजिए। ये एयर हैंडलिंग और फैन कॉइल यूनिट्स की साइजिंग का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। 1 टन रेफ्रिजरेशन का सीधा सा मतलब है 400 CFM एयर फ्लो। अगर लोड 2 टन है तो एयर फ्लो भी तुरंत 800 CFM होना चाहिए। हवा और तापमान के इस बैलेंस से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता।
अब जब गर्मी को बाहर निकालने की बारी आती है तो कूलिंग टावर के लिए एक अलग ही रूल काम करता है। यहाँ 1.25 का मल्टीप्लायर यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चिलर का कंप्रेसर भी अपनी खुद की गर्मी पैदा करता है। इसलिए अगर बिल्डिंग का टोटल लोड 10 टन है तो कूलिंग टावर 12.5 टन का होना चाहिए, ताकि वो सारी गर्मी को अच्छी तरह से बाहर फेंक सके। मैथ्स का ये जादू पाइप्स के साइज पर भी साफ दिखाई देता है। एक 1 इंच का पाइप सिर्फ 8 से 12 जीपीएम यानी गैलन प्रति मिनट पानी ही संभाल सकता है, लेकिन अगर डिमांड बढ़कर 35 जीपीएम हो जाए तो क्या होगा? फ्लो और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बिना सोचे सीधे 2 इंच के पाइप पर शिफ्ट होना पड़ता है। ये सारा भारी भरकम अलजेब्रा हर HVAC इंजीनियर की टूल किट का सबसे अहम हिस्सा है। चिलर को साइज करना है तो सीधे BTU को 12,000 से डिवाइड कर दीजिए। पानी का फ्लो और पंप की मोटर पावर निकालने के लिए भी एकदम सटीक फॉर्मूले बने हुए हैं, जहां फ्लो, हेड और एफिशिएंसी को एक साथ रखकर कैलकुलेशन की जाती है। ये एकदम प्योर हार्डकोर फिजिक्स है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि कैसे अदृश्य ताकतों को भी इन कड़े नियमों में बांधा जा सकता है। हवा को डक्ट्स के अंदर कैसे बहना है, इसकी भी लिमिट्स तय हैं। हवा की स्पीड रैंडम नहीं हो सकती। शोर और फ्रिक्शन को रोकने के लिए मेन डक्ट में हवा की स्पीड हमेशा 1400 से 1800 फीट प्रति मिनट के बीच ही रहनी चाहिए। इस जीव रूपी विशाल मशीनरी और इसके पीछे के शानदार गणित को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज के समय में इमारतें आसमान छू रही हैं, उनका आर्किटेक्चर पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो क्या आने वाले कल में क्लाइमेट कंट्रोल की ये बेसिक इंजीनियरिंग रूल्स पूरी तरह बदल जाएंगे, या फिर इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहकर हम और भी बड़ी चुनौतियों को हैंडल करना सीख लेंगे? ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।